Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 22. Chapter 106 टैटू वाले आदमी की मिली लिंक। नैना अपने ही फ्रेंड्स के साथ जैसे ही अंदर जा रही थी, तभी यू के कानों में एक साथ बहुत सारी लड़कियों के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो पीछे मुंह क्या हुआ है देखने को मजबूर हो जाती है। उसके साथ साथ बाकी तीनों भी पीछे देखते हैं। वहां जाए है। एक लड़की को रोक सोना उससे, अरे ये सारी लड़कियां किसे देख ऐसे जंगलियों की तरह चीख रही हैं। उद्धरण चिन्ह। और वो हमारे यूनिवर्सिटी में सिंगर और एक्टर साहिल खुराना पढ़ता है। तो वही आज से यूनिवर्सिटी आने वाला था। हाफ सेमेस्टर से पहले उसका एक कॉन्सर्ट और कमबैक एल्बम और एक्टिंग की वजह से वो नहीं आया, अब से वो यूनिवर्सिटी आने वाला है। और वो लड़की ये कहकर उन लड़कियों की भीड़ में घुस जाती है, साहिल को देखने के लिए। ये सुन नैना आइज रोल कर, ऐसा क्या है उसमें जो सारी लड़कियां ऐसे चिल्ला रही है? मेरा तो सिर दर्द ही करने लगेगा। चलते हैं यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। हाँ सही कहा डॉल। अंशी के कहने के बाद चारों अपने अपने क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। चारों की फर्स्ट क्लास अलग अलग थी। वही यूनिवर्सिटी के कैंपस में भीड़ बढ़ती रही थी। तभी एक प्रोफेसर आकर सारी लड़कियां को उनकी क्लास में भेजते हैं। फिर साहिल से, साहिल अब तुम भी अब अपने क्लास में चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। साहिल स्माइल कर, प्रोफेसर संभव आपसे फिर मिल मुझे अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर संभव भी उससे, मुझे भी अच्छा लगा इतने महीनों बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी में देख। अब अपनी क्लास में जाओ वरना ओम पहला लेक्चर मिस कर दोगे तुम। उद्धरण चिन्ह। साहिल फिर अपने क्लास की तरफ बढ़ता है। अपनी क्लास की तरफ जाते हुए उसकी नज़र एक क्लास में जाती है, जहां फर्स्ट बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी। गोरा रंग, काली आंखें, क्यूट से फूले हुए गाल, पाउटी लिप्स, पाने बाल जो खुले थे और कुछ बालों की लटे उस प्यारे के चेहरे पर आ रही थी और उस लड़की को तंग कर रही थी। वो लड़की अपने साथ बैठी लड़की से बात करते हुए किसी बता पर खिलखिलाकर हंस रही थी। साहिल अपनी जगह पर खड़ा जम चुका था। तभी उस पर उस दूसरी लड़की की नजर पड़ती है। वो अपने सतह बैठी लड़की से, नैना देख सुपरस्टार साहिल तुझे ही देखे जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। नैना सही समझे ये नैना ही बैठी है और उसके साथ एक नए लड़की बैठी है जिससे नैना कभी कभी बातें करती है। नैना उसकी बात सुन सामने देखती है। और जैसे ही साहिल को उसकी नजरें मिली है, साहिल नजरें चुराते हुए वहां से चला जाता है। और अपनी क्लास में पहुंच अपने जगह पर बैठ साहिल अपने दिल पर हाथ रख, उफ क्या कातिलाना आंखें थी। एक नजर क्या देखा ये मेरा बेचारा दिल निकल बाहर ही आने वाला था। पर कितनी क्यूट, हॉट और डेयरिंग है। बिल्कुल मेरे टाइप की। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर के आने के बाद वो अपने दिमाग से नैना का ख्याल निकाल पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। वही नैना एक लेक्चर अटेंड कर वॉशरूम के बहाने से अपने ऑफिस चली जाती है। और ऑफिस पहुंच पहले वो अपने असिस्टेंट टीम के डिब्बे से ऑफिस रिपोर्ट और कॉफी मंगवाती है। और फिर अपने लैपटॉप पर अयान के स्टडी रूम में देखे टैटू को ड्रॉ कर उसे घूरते हुए, आयु आपकी थोड़ी सी मदद नानू भी करना चाहती थी है तो नानू अब अपने तरीके से उस आदमी का पता लगाएगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर निहाल को अपने ऑफिस में बुलाती है। और निहाल जैसे ही अंदर आता है नैना उससे छिड़ाने वाली स्माइल के साथ, पार्टनर आज तुम नानू को वापस घर नहीं भगा सकते हो। आज नानू आयु की परमिशन लेकर आए हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ बाबा नहीं जाने कहूंगा आज तुम्हें। अब बताओ मुझे कैसे बुलाया? निहाल सरेंडर करने वाली एक क्षण में बोला। हाँ वो मुझे पूछना है हमारे कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। नैना के कहने पर निहाल उससे, इंडिया के हर स्टेट में हमारे प्रोडक्ट पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू है। वही 5 इंटरनेशनल ऑफर आए हैं ग्लो अप मिरर और चॉइस मशीन के लिए। निहाल उसे हर एक बात बताता है। नैना प्राउड एक्सप्रेशन के साथ, ये सक्सेस तो हमारी उम्मीद से पहले ही मिल गई। उद्धरण चिन्ह। हाँ पार्टनर तुम्हारे इन्वेंशन है ही इतने कमाल की कोई कॉपी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निहाल उसकी तारीफ करते हुए। नैना सिचेन की तरफ अपने सिर पर हाथ रख शर्माते हुए, अब मैं इतनी भी कमाल की नहीं। उद्धरण चिन्ह। निहाल उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नज़र उस सांप वाले टैटू पर जाता है। वो उसे देख, पार्टनर क्या ये टैटू ट्रेंडिंग है क्या जो सब बनवा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सब कौन बनवा रहे हैं? नैना अपना एक आईब्रो ऊपर कर। तुम करवा करी हो ना? सतह ही मैंने एक दिन पहले एक आदमी को भी ये अजीब से टैटू के साथ देखा था।
निहाल के कहते ही नैना उससे वॉट उद्धरण चिन्ह हाँ कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा था ऑफिस के बाहर। उसके हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था, साथ ही उसमें अपना चेहरा ढका हुआ था। पर गलती से गिर गया था, तब मैंने देखा था, उसका चेहरा देख लिया। उद्धरण चिन्ह क्या नैना ढूंढ पाएगी उस टैटू वाले इंसान को? क्या साहिल आ जाएगा अयान नैना के बीच में शिका की तरह? चैप्टर 107 नैना को मिली बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड लीड। निहाल नैना के लैपटॉप स्क्रीन पर वो टैटू देख तुम करवा करी हो ना। साथ ही मैंने एक दिन पहले एक आदमी को भी ये अजीब से टैटू के साथ देखा था। निहाल के कहते ही नैना उससे वॉट उद्धरण चिन्ह हाँ कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा था ऑफिस के बाहर। उसके हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था, साथ ही उसमें अपना चेहरा ढका हुआ था। पर गलती से गिर गया था, तब मैंने देखा था, उसका चेहरा देख लिया। निहाल की बता सुन नैना को लगता है अब उसे उस आदमी को ढूंढने में लीड मिल सकती है। तुम्हें उसका चेहरा याद है? स्केच बना सकते हो उसका? नैना इम्पेशेंट होते हुए उससे ऑफ कोर्स। निहाल की बात सुन नैना अपना आईपैड निकल ओके तुम मुझे उसके चेहरे के बारे में बताओ। उद्धरण चिन्ह पर नैना निहाल की बात के बीच में पार्टनर अभी पर वर नहीं। उद्धरण चिन्ह निहाल समझ जाता है कुछ सीरियस होगा, इसलिए वो उसे उस आदमी का चेहरा बताता है कैसा था। पूरा चेहरा ड्रॉ करने के बाद नैना अपने आईपैड को घूरते हुए ओके पार्टनर अब मुझे वापस यूनिवर्सिटी जाना होगा। उद्धरण चिन्ह निहाल हाँ में सिर हिलाता है और केबिन से चला जाता है। नैना उस आईपैड को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद नैना अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में जाती है। अंशुल ऑर्डर देने जाता है। नैना अपने आईपैड पर किसी को ईमेल भेज रही थी। ईमेल सेंड करने के बाद अपने मन में आयु इतनी ही मदद कर सकती है नानू। इसके बारे में अब आपको खुद जानना होगा। उद्धरण चिन्ह और अपना आईपैड रख देती है। उसके आईपैड रख देने के बाद सोना उससे डॉल क्या कर रही थी आईपैड में? उद्धरण चिन्ह कुछ नहीं, बाद ऐसे ही टाइम पास। नैना स्माइल कर फिर अंशुल उनका ऑर्डर देकर आ जाता है। फिर वो सभी यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ साहिल आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन के उस टेबल पर बैठता है जिस पर से वो नैना को क्लियरली देख सके। वो जब नैना को देख रहा था तभी उसका एक फ्रेंड ये देख उससे साहिल ब्रो जिधर तेरी नज़र है न वहाँ यूनिवर्सिटी के 70% बॉयज की नज़र है। उद्धरण चिन्ह साहिल उसकी आवाज सुन नैना से नजरें हटाकर क्या बोल रहा हुई तू? और कहीं नजर नहीं है मेरी? उद्धरण चिन्ह ब्रो पहली बार तुझे किसी लड़की को घूरते हुए देखा है। पर नैना वो हर किसी की पहुंच से बाहर है। वो टैलेंटेड ब्यूटीफुल है और हर चीज में परफेक्ट है। और तू न्यूज नहीं देखता क्या? उसने नेशनल क्विज कंपटीशन भी जीतना है अभी। वेला फ्रेंड्स उसे नैना की बारे में बताता है। नैना सो ब्यूटीफुल नेम जस्ट लाइक हर आइज। साहिल अपने मन में नैना कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल उसकी उन आंखों की तरह। हाय कोष्टक फिर अपने दोस्त से ओ तो ये वही नैना ओबरॉय है। चेहरा नहीं आया था इसका न्यूज में। और अब उसको छोड़ और ये बता इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर मुझे पता चला है अब टेस्ट एग्जाम के बाद हैं। फिर वो अपना खाना खाने के बाद वहां से चले जाते हैं। वही नैना, अंशी, अंशुल और सोना भी वहां से चले जाते हैं खाने के बाद। उनकी लास्ट क्लास एक साथ ही थी, इसलिए उसे खत्म कर चारों एक साथ यूनिवर्सिटी के पार्किंग के जाते हैं। वहां पहुंच नैना उनसे देखी नानू को इतने दिन बाद आयु ने घर से बाहर आने दिया है तो नानू आज एंजॉय करना चाहती है। तो ना हम सभी अभी कहीं घूमने चलते हैं? उद्धरण चिन्ह आइडिया तो अच्छा है, अभी एक ट्राम्पोलिन पार्क खुला है जिसका नाम ग्रेविटी जोन है। सोना कहती है। तो नैना एक्साइटेड होकर तो हम लोग वही चलते हैं। उद्धरण चिन्ह अंशी और अंशुल भी हाँ में सिर हिला देते हैं। अंशी और सोना अपने अपने घर पर अपनी अपनी मम्मी को अपने प्लान के बारे में बताती है और उन्हें परमिशन भी मिल जाती है। क्योंकि वो फिजूल खर्ची नहीं करते तो कभी कभी बाहर जाने के लिए उन्हें परमिशन मिल जाती है। वो वहां से निकल जाते हैं। अंशी नैना के साथ कार में, वही बाकी दोनों अपनी बाइक और स्कूटी पर। वही उनके जाने के बाद दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप बाहर आता है। लायक उनके साथ नहीं था क्योंकि उसे लाइब्रेरी से कुछ नोट्स लेने थे ऐसा उसने कहा था।
पर ऐसा था नहीं, वो उनके जाने का वेट कर रहा था। और उनके वहां से जाते ही वो अपनी कार के पास जाता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। सामने से एक लड़की को आवाज आती है, बस आ ही रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। मयंक ओके कहकर कॉल रख देता है। तभी पार्किंग एरिया में एक लड़की आती है और मयंक के पास पहुंच उससे, मैं आ गई। उद्धरण चिन्ह। मयंक पीछे मुड़ता है। सामने मनीषा खड़ी थी। वो उससे, 1 मिनट रुकना, मैं अपनी कार से अपना बैग लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर जाकर वो अपना एक बैग लेकर आती है। मयंक वो देख अपनी आईब्रो ऊपर कर, तुम्हारा सामान एक बैग में आ गया। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, इसमें बस कुछ इंपॉर्टेंट कपड़े और सामान है। बाकी सामान मेरा ड्राइवर लेकर आएगा। क्योंकि मुझे डर है तुम मेरा सारा सामान देख डर जाओगे। मनीषा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए। मनीषा को अपना मजाक उड़ाते देख वो अपने हाथ चेस्ट पर फोल्ड कर, मैं क्यों डरूंगा। अब चलो, मुझे जोर से भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। मनीषा हाँ में सिर हिलाती है। और जैसे ही वो बैक सीट पर बैग रखती तभी मयंक उसके हाथ से बैग लेकर, मैं रख दूंगा, तुम जाकर बैठो। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, मैं रख लूंगी। मनीषा उसके हाथ से बैग लेने की कोशिश करते हुए। नहीं कर पाओगी तुम, कितनी पतली हो तुम, देखो खुद को एक बार। मयंक इस बार उसका मजाक उड़ाते हुए। मनीषा पाउट करती है और बैठने के लिए पैसेंजर सीट कर दरवाजा खोलने लगती है, पर नहीं खुलता है। ये देख मयंक उससे, देखो एक कार का दरवाजा नहीं खुलता है तुमसे, और बैग उठने की बात करती हो। उद्धरण चिन्ह। मनीषा को ये सुन गुस्सा आता है और अपना पूरा दम लगाकर दरवाजा खोलने लगती है, पर नहीं खुलता तो मयंक उससे, रिलैक्स, मेरे कार का दरवाजा तोड़ दोगी तुम, रुको मैं खोलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और खोलने का ट्राई करता है, पर नहीं होता। और तभी उसके याद आता है उसने गाड़ी अनलॉक ही नहीं की अपनी। वो अपने पॉकेट से चाबी निकल कर अनलॉक करता है। ये देख मनीषा अपनी कमर पर हाथ रख, मेरी फिजिकल पावर को क्वेश्चन करने से पहले अपनी ब्रेन पावर चेक कर लिया करो। खुद कार अनलॉक नहीं की और मुझसे कहते हो, मुझसे एक दरवाजा नहीं खुल रहा है। वाह, लास्ट लाइन वो तालियां बजाते हुए। मयंक बेचारा अब कुछ नहीं कह पाता। वो मनीषा के लिए दरवाजा खोल देता है। मनीषा अंदर जाकर बैठ जाती है। मयंक फिर बैक सीट और रख ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर यूनिवर्सिटी के बाहर जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ा देता है। और उनके पीछे मनीषा की कार भी आ रही थी। वो मनीषा का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। जब अब ये दोनों घर पहुंचे तब तक आपको बताती हूँ मनीषा नायक के साथ क्या कर रही है। जब उसके साथ वो होनी चाहिए थी जिसके साथ मयंक ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। फ्लैशबैक। मनीषा को मयंक के कंपनी मैटर के बारे में पता चल चुका था। आखिर कोई भी अपने क्रश या जिससे आयात करता है उसकी खबर रखेगा ही। वो उसे कांटेक्ट करती उससे पहले ही शिखा के साथ मयंक की मीटिंग फिक्स हो चुकी थी। और मीटिंग के क्या बातें हुई मनीषा के लिए जानना मुश्किल नहीं था। आखिर वो अयान का रेस्टोरेंट था जहां का खाना मनीषा ही बनाती थी। और जो मीटिंग में हुआ उसे जान मनीषा को बहुत गुस्सा आया। उसने पहले सोचा था कि सिर्फ को पहले मयंक की हेल्प करेगी बिना सामने आए, पर अब वो मयंक को लेकर और रिस्क नहीं ले सकती है। पहले उसका प्लान था मयंक को खुद के प्यार में गिराएगी और फिर शादी, पर अब पहले शादी करनी होगी और फिर प्यार। पर अगर उसने सब अच्छे से प्लान नहीं किया तो मयंक उसे नफरत करने लग सकता है। इसलिए एक प्लान बनाकर वो अपने दादाजी के रूम में जाती है और दादाजी उसे देख, अरे मानू बेटा तुम यहाँ कैसे। उद्धरण चिन्ह। वो दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मनीषा पाउट कर। और अपने दादाजी की लाडली थी बचपन से, मम्मी पापा के उसे उतना प्यार नहीं मिला। मम्मी उसके पास आना चाहती पर उसके पापा उन्हें काम में बिजी रखते, इसलिए उसे भी उनसे कभी उतना लगाव नहीं हुआ। वो दादाजी के सामने बैठ उन्हें सब बताती है, जैसे वो मयंक को पसंद करती है, फिर मयंक का कंपनी मैटर और फिर उससे शादी करने की इच्छा। तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वो लड़का अच्छाटी है। दादाजी को अपनी लाडली पोती को बहुत चिंता थी। हाँ दादाजी, आपको क्या लगता है आपकी पोती को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है? मनीषा स्माइल कर। मुझे अपने मनु पर पूरा भरोसा है। अब बताओ मैं कैसी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? दादाजी पूछते हैं।
दादाजी, मैं मयंक के सामने डायरेक्ट शादी का प्रपोजल रखूंगी तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसकी मजबूरी का ज्यादा उठा रही हूँ, जिससे वो मुझे नफरत करने लग सकता है, जो मैं नहीं चाहती। इसको मैंने सोचा है, मैं उससे ये कहूंगी कि आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं सेटल होने के लिए, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, जिससे उसे लगे कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मनीषा उन्हें पूरी बात कहती है। दादाजी ये सुन, ठीक है, अगर मेरी पोती इससे खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मनीषा उठ उन्हें गले लगाती है। अगले दिन उसका लॉयर मयंक से मिलने गया और अब उसकी जरूरत पड़ी उसने उसे मैसेज कर दिया। और मैसेज देखती है, वहां मनीषा की एंट्री हुई जिसे देख मयंक हैरान था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर, मनीषा तुम? उद्धरण चिन्ह। हाँ, इतने हैरान क्यों हो? मनीषा खुद की नर्वसनेस को कंट्रोल कर। ऑफ कोर्स हैरान तो होऊंगा ही। तुम्हें शादी क्यों करनी है अभी? मयंक उससे पूछता है। बैठकर बातें कर ले। मनीषा के कहने पर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। और मनीषा भी एक सिंगल सोफा पर जाकर बैठ जाती है। और फिर मयंक उससे, अब मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। मयंक, मेरे दादाजी चाहते हैं मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो चाहते हैं कि वो मुझे सिटी होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है अगर मुझे की पसंद हो तो मैं उससे शादी करूं या फिर वो कोई इंसान ढूंढेंगे। मैं किसी अजनबी इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मनीषा उसे वो अब सब कहती है जो वो रट कर आई थी। पर मैं क्यों? मयंक उससे ये सवाल पूछता है। जिस पर मनीषा, तुम इसलिए क्योंकि तुमसे कुछ भी बातें भी हुई है। और तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो। जो तुम्हारे दिल में होता वही तुम्हारे होठों पर। इससे वो एक अजनबी इंसान के साथ रहने वाली फीलिंग नहीं आएगी। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हम 1 साल तक साथ रहेंगे और फिर मैं दादाजी को समझकर तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। साथ ही तुम्हारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मयंक कुछ देर सोचता है। उसे पता था मनीषा ये अच्छी लड़की है। आज उसके पास सिर्फ आज का दिन ही है, इसलिए आखिर में वो मान जाता है। मनीषा अपने साथ हुए लॉयर को कुछ इशारा करती है। वो एक डॉक्यूमेंट निकाल मयंक की तरफ बढ़ा देता है। मयंक ये देख हैरान हो जाता है। उन्हें पहले ही पता था कि वो मान जाएगा तो वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए है। वही मयंक कॉन्ट्रैक्ट रेड करता है। उसे कोई भी कंडीशन गलत नहीं लगती इसलिए वो साइन कर देता है। फिर मनीषा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। लॉयर उनसे, कल मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस दोनों आ जाना। वहां ऑफिशियली आप दोनों मैरिड हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। और फिर ये वहां से चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। मनीषा इन यादों में खोई हुई थी। तभी मयंक कार रोकते हुए मनीषा से घर पहुंच गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मनीषा हाँ में सिर हिलाती है। और बाहर आती है। सामने जो विला वो अच्छा था, पर उसके दादाजी के विला से थोड़ा छोटा था, पर अच्छा था। दोनों साथ में अंदर आते हैं। वहां कोई नहीं था उनका स्वागत करने क्योंकि किसी को उनकी शादी के बारे में पता नहीं था। मनीषा ये देख अपने मन में, आज बिना गृह प्रवेश के अंदर आ रही हूँ, पर जल्द ही पूरे रीति रिवाजों के साथ तुम्हारी दुल्हन बनकर आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मयंक उसे होश में लाते हुए, चलो रूम में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मनीषा हाँ में सिर हिलाती हैं। मयंक उसके बैग के साथ रूम में जाता है। और फिर वो उसका बैग रख उससे, मैं अब शावर लेकर आता हूँ तब तक तुम अपना बैग अनपैक कर दो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है। वह उसके जाते ही एक सर्वेंट वहां आकर उससे, मैम आपका सामान आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ओके रूम में ला दो। मनीषा स्माइल कर कहती है। वो सर्वेंट कुछ बैग लेकर आता है। मनीषा अपने बैग अनपैक करने लगती है। उनसे पूरा सामान रूम में बिखेरा हुआ था। तभी मयंक शॉवर लेकर बाहर आता है और अपने रूम को देख हैरान हो जाता है। क्या होगा मयंक का रिएक्शन? क्या अयान अब ढूंढ लेगा उस बॉम्ब प्लांट करने वाले इंसान को? चैप्टर 108 नैना ने की अयान की मदद। मयंक शॉवर लेकर लेकर बाहर आता है। वो अपने गीले बाल टॉवल से पोंछ रहा था। वो दरवाजा खोल सामने देखती हुए, मनीषा। इसके आगे की बात उसके मुंह में रह जाती है। सामने उसके रूम में सामान फैला हुआ था और पूरा सामान मनीषा का था। बेड पर ज्वेलरी बॉक्स थे, मेकअप का सामान और कपड़े पड़े हुए थे। वही बाकी कमरे में भी अगल अगल जगह पर कपड़े बिखरे हुए पड़े थे।
और सबके बीच बैग के साथ मनीषा बैठी हुई थी। वो पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाते हुए, मैं किसी गलत कमरे में तो नहीं आ गया ना? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा ही रूम है। मनीषा अपने बैग से सामान निकालते हुए, रूम कहते हुए मयंक टॉवल साइड में रख उसकी तरफ बढ़ता है, और साइड बैग साइड में करते हुए, ये रूम नहीं शोरूम लग रहा है, वो भी संडे वाला विथ हैवी ट्रैफिक। मनीषा ये देख उससे, संभाल कर मेरा सामान है। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगा पूरे मोहल्ले का है। वो बैग काउंट करते हुए, 1 2 3 4 5 5 बैग एक इंसान की। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा था ना तुम मेरे बैग देख डर जाओगे। मनीषा उसे चिढ़ाते हुए, कोई भी नॉर्मल इंसान ये देख डर जाए, एक इंसान से 5 बैग जो उससे बड़े हो। मयंक अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ, अब बातें बंद करो और एक काम करो और मुझे वो फुटवियर का बैग दे दो। वो दीवार के पास पड़े बैग की तरफ हाथ कर, कौन सा वाला? मयंक दीवार के पास पड़े रेड और ग्रीन वाले बैग को देखता है। अरे वो ग्रीन वाला। मनीषा अपने कपड़े निकलते हुए, मयंक उस बैग के पास जाता है और उसे उठाकर मनीषा के पास रख, इसमें सिर्फ फुटवियर है तुम्हारे। उद्धरण चिन्ह। मनीषा हाँ ने सिर हिलाते हैं। तो मयंक हैरानी से, कितने हैं? उद्धरण चिन्ह। हो गए 25-30। मनीषा कैजुअली कहती है, 25-30। और वो चक्कर आने की एक्टिंग करता है, जिसे देख मनीषा उसे घूर, मयंक। उद्धरण चिन्ह। अरे मैं सोच रहा था, फुटवियर इतने हैं तो कपड़े कितने हो गए? मयंक अजीब का मुंह बनाकर, वो मैंने कभी काउंट नहीं किए। मनीषा एक स्माइल के साथ, थैंक गॉड नहीं गिने वरना वो सुन सच में बेहोश होकर गिर जाता। मयंक अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर अपने सिर पर हाथ रख, मनीषा उसको और चिढ़ाने के लिए, तुम्हें पता हुई मेरे पास इतनी लिपस्टिक है। उद्धरण चिन्ह। मयंक कुछ अच्छा जवाब सुनने की इच्छा में, कितने? उद्धरण चिन्ह। पूरे 148। मनीषा बहुत प्राउडली, वॉट 148? सीरियसली अगर 2 और होती तो 1.5 सेंचुरी हो जाती है। मयंक उससे ऐसे कहता है जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास ही न हो रहा हो। मयंक। मनीषा ये घूरते हुए, जैसे कह रही हो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आई मीन इतनी लिपस्टिक का तुम क्या करोगी? स्टोव खोलोगी? मयंक के कहते ही मनीषा उसकी तरफ एक ड्रेस फेंक, मयंक मुझ चार परेशान मत करो। वैसे ही तुमने मुझे उतनी जगह नहीं दी है वार्डरोब में। मनीषा रोनी सी शकल बनाकर, तुम्हारे इतने सारे सामान के लिए वार्डरोब नहीं स्टोर रूम लगेगा। मयंक उसका एक बार फिर मजाक उड़ाते हुए, मयंक तुम न मुझे परेशान करना बंद करो। कुछ हेल्प तो नहीं कर रहे हो, बस तंग करना है मुझे। मनीषा पाउट कर, ओके मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर दोनों मिल सारा सामान सेट कर देते हैं। अयान के ऑफिस में, वो कोई ईमेल चेक कर रहा था, तभी उसे एक ईमेल का नोटिफिकेशन आता है। उसे देखता है, जिसमें उस आदमी का स्केच नैना ने उसे भेजा था, और साथ में लिखा था, ये वही आदमी है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया था। मैं आपकी शुभचिंतक हूँ। मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नहीं ढूंढ पाएंगे। आगे भी मदद करती रहूंगी। आपकी शुभचिंतक अंडरस्कोर, यहाँ कोई नाम है जो बाद में रिवील होगा, तब तक गैस करो। अयान उस आदमी का स्केच डाउनलोड करता है। फिर समर से, इस ईमेल आईडी का लोकेशन पता करो। उद्धरण चिन्ह। समर हाँ में सिर हिलाता है। वही अयान अपने जूनियर को वो स्केच भेज देता है, और उन्हें उसके बारे में पता करने कहता है। शाम में वो घर आता है, और नैना को घूरने लगता है, जो सोफा पर बैठ आइसक्रीम खाते हुए सीरियल देख रही थी। वो उसे घूरने लगता है, जिसे देख नैना अपने मन में, आयु मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं आयु को पता तो नहीं चल गया वो ईमेल नानू ने भेजा था? पर ऐसा नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी उधेड़ घूम में थी। अयान उसी पास पहुंच जाता है। वही मयंक के पापा घर आ गए, सर्वेंट ने उन्हें पानी दिया। उनके चेहरे पर आज स्ट्रेस काम था क्योंकि अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। तभी मनीषा अपने रूम से साड़ी पहने बाहर आती है। गले में मंगलसूत्र था, सतह ही मांग में सिंदूर, पैरों से पायल की आवाज भी आ रही थी, जिससे मयंक के पापा का ध्यान उस तरफ जाता है, और अपने घर पर इतनी सुंदर लड़की को सुहाग की निशानियों के साथ हैरान हो जाते हैं। वही मनीषा अपना फर्स्ट इम्प्रेशन उन पर अच्छा छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बिल्कुल एक संस्कारी बहू की तरह तैयार हुई थी।
वही बाहर से सिटी बजाते हुए आते मयंक भी मनीषा को देख हैरान रह जाता है। क्या आयन को पता चल गया कि नैना ने उसकी मदद की है? क्या होगा मयंक के पापा का रिएक्शन? और क्या मयंक मनीषा की खूबसूरती देख हैरान है या उसे ऐसे तैयार देख? चैप्टर 109 अयान को मिला उस आदमी का पता। मयंक के पापा किसी लड़की को अपने घर ऐसे देख हैरान हो जाते हैं। मनीषा के नीचे आते ही मयंक के पापा उससे, तुम कौन हो? और इधर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। वो मैं मयंक की वाइफ हूँ। मनीषा कहती है। जिसे सुन मयंक के पापा को झटका लगता है। वही मयंक जो बाहर से अभी आया था। वो मनीषा की खूबसूरती में खो चुका था। वो साड़ी, मंगलसूत्र और सिर्फ सिंदूर में बहुत सुंदर लग रही थी। वो उसे देख खो चुका था। उसे होश अपने पापा और मनीषा को बात सुनाता है। वो जल्दी से अपने पापा को समझाने के लिए आगे आता है। और उनसे, डैड आप जाकर पहले फ्रेश जो जाए है। फिर आराम से बात करेंगे हम। उद्धरण चिन्ह। नायक के डैड उसकी बात को इग्नोर कर उससे, ये लड़की क्या कह रही है, ये तुम्हारी बीवी है। उद्धरण चिन्ह। डैड वो, मयंक को समझ नहीं आता वो क्या कहे। मनीषा ये देख मयंक के पापा से, अंकल वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे दादाजी की तबीयत खराब है कुछ दिन से। वो मुझे शादी करते हुए देखना चाहते हैं। और मेरे लिए लड़के भी देखने लगे। मैं मयंक को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मयंक को शादी करने के लिए फोर्स किया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए मयंक मान गया। प्लीज मयंक से गुस्सा मत होइएगा। उसकी गलत नहीं है, सब मेरे वजह से हुआ। उद्धरण चिन्ह। वो बात कहते हुए वो अपना सिर झुका लेती है। क्योंकि वो इतना झूठ किसी की आंखों ने देख नहीं कह सकती थी। वही मयंक के पापा पूरी बात सुन मनीषा के पास जाते हैं। और उसी सिर पर हाथ रख, बेटा तुम्हें सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। लोग प्यार पाने के लिए कि क्या नहीं करते। और मैं अपनी इतनी प्यारी सी बहू पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? अरे तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। और मयंक ने आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। मनीषा को उनका हाथ अपने सिर पर महसूस कर बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक अपनापन सा था। थैंक यू अंकल मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मनीषा अपनी आंखों में हल्के से आंसुओं के साथ। मयंक के पापा वो आंसू पोंछ, बेटा अंकल नहीं पापा कहो। उद्धरण चिन्ह। पापा। मनीषा एक बड़ी सी स्माइल के साथ। ओके अब जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। और एक बात, अगर तुम साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम वो पहन सकती हो जिसमें तू कंफर्टेबल हो। बेटी सिर्फ कहाँ निज मना भी है। मयंक के पापा उससे, ठीक है पापा। मनीषा की स्माइल और बड़ी हो जाती है। फिर मयंक के पापा वन रूम में जाते हैं। वही मयंक उनके जाते ही मनीषा को एक कोने में ले जाकर, तुमने पापा से झूठ क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। अगर सच बताती तो उन्हें लगता कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके लिए शादी सिर्फ एक डील है। मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने ये शादी इसलिए की क्योंकि मुझे वक्त चाहिए था अपने सही पार्टनर को ढूंढने के लिए। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। मनीषा अपने कान पकड़ने के लिए हटाए बढ़ाती है। पर मयंक उसका हाथ पकड़ रोकते हुए, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी पापा के सामने अभी सच नहीं आने देना चाहता हूँ। इसलिए थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। और वो मनीषा की आंखों में देखता है जो कहीं और देख रही थी। वो उसकी नजरों का पीछा करता है। जो उसके हाथ पर थी जिसमें उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसका हाथ अब छोड़ देता है। वही अयान जैसे जैसे नैन की तरफ बढ़ रहा था। नैना की धड़कन तेज हो रही थी। अयान उसके पास पहुंच रिमोट लेता है। और टीवी बंद करते हुए, वाईफाई कितनी बार मना किया है। ये बिना लॉजिक वाले टीवी शोज मत देखा करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना एक राहत की सांस लेती है। और फिर उससे, आयु इतना अच्छा शो आ रहा है। देखो ना अनुपमा की दूसरी शादी होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। पहली हो, दूसरी हो या तीसरी तुम्हें उससे क्या? और ये कौन सा टाइम है आइसक्रीम खाने का? और ये कहकर वो उससे आइसक्रीम का टब लेता है। और सर्वेंट को देता है फ्रिज में रखने। जिसे देख नैना पाउट करती है। पर अयान उसके पाउट को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाता है फ्रेश होने, वही नैना भी उसके पीछे पीछे पैर पटकते हुए। रूम में पहुंचने के बाद अयान के बाहर आते ही नैना उसके ऊपर कूद जाती है। और उसकी आंखों में देख, आयु नानू अब जिद नहीं करती, इसके मतलब ये नहीं कि नानू अब जिद नहीं कर सकती।
उद्धरण चिन्ह। ओ तो कौन सी चीज की जिद करनी है तुम्हें? अयान उसे चिढ़ाते हुए। कितने दिन से आपने नानू को प्यार नहीं किया है? नानू पाउट कर। ओह ये बात है। तो वाइफी तुम्हारे प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करता हूँ। और ये कहते ही अयान अपने दोनों हाथ जो उसकी कमर पर थे उसमें से एक हटाकर उसके चेहरे पर रख उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। वो नैना के निचले होठ को चूसता है। वही नैन का टारगेट उसका अपर लिप था। दोनों एक दूसरे को पैशनेटल किस करने लगते हैं। और किस करते हुए सोफा पर लेट जाते हैं। और फिर उनके रूम का दरवाजा खुलता है। और प्रिंस अंदर आते हुए, भाई भाभी खाना। वो इतनी ही कहता है उसकी नज़र सामने चल रहे सीन पर जाती है। उसके शब्द गले में अटक जाते हैं और अपनी जगह पर फ्रिज हो जाता है। वही आवाज सुन दोनों उस तरफ देखते हैं। और प्रिंस को खड़े देख दोनों किस को छोड़कर सोफा से खड़े हो जाते हैं। नैना प्रिंस को सके हकलाते हुए, प्रिंस तुम यहाँ। प्रिंस अपने होश में आते हुए, वो मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आया था। उद्धरण चिन्ह। ओके हम आ रहे हैं। नैना कहती है। प्रिंस जाने लगता है। तभी अयान उससे, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। और नेक्स्ट टाइम दरवाजा नोक कर जाना किसी के रूम में भी। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस हाथ में सिर हिलाता है। और दरवाजे को बंद कर देता है। वही उसके जाते ही अयान वापस नैना की कमर पकड़ अपने करीब करता है। और उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। तो नैना उसे रोक, आयु अब नीचे चलते हैं। नानू को भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। पहले कहती हो वो तुम्हें प्यार नहीं करता। जब कर रहा हूं तो रोक रही हो। तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती है मुझे। अयान उसे कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ देख। आयु ये बातें छोड़ो। नानू को भूख लग रही है नीचे चलते हैं। और नैना उसका हाथ पकड़ नीचे ले जाने लगती है। अयान बस उसे देखना में सिर हिला देता है। वो सभी डिनर करने लगते हैं। फिर प्रिंस और नैना स्नोफी और शैडो के साथ खेलने लगते हैं। अगले दिन पूरा दिन नॉर्मल था। शाम में हनी प्रिंस से मिलने के लिए लोट्स विला आता है। सुशांत, समर और अयान आज जल्दी घर आ गए थे। हनी प्रिंस से मिल जैसे ही वापस जा रही थी, उसे फर्स्ट फ्लोर के हॉल में बैठे तीनों दिखते हैं। वो उन्हें ग्रीट करता है। तीनों भी उसे ग्रीट करते हैं। समर उससे, हनी कैसा चल रहा है स्कूल? और कोई स्कूल में तुम दोनों को परेशान तो नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। नहीं समर भाई, सब बहुत अच्छे हैं। हनी स्माइल कर। वहां की विंडो ओपन थी, जिसकी वजह से एक तेज हवा का झोंका अंदर आता है। और अयान के सामने जो पेपर थे वो उड़ने लगते हैं। और एक पेपर उड़ हनी के पैरों के पास आता है। वो उस पेपर को उठाता है। और देखता है, उस पर उस आदमी का स्केच था। जिसे देख हनी को लगता है उसने उस आदमी कहीं देखा हो। समर जब ये देखता है, वो उसके पास आकर उसके हाथ से वो पेपर लेकर, ऐसे क्यों देख रहे हो इस पेपर को जैसे इसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। हनी को कुछ प्रॉपर्टी याद नहीं आता तो वो कुछ नहीं कहता है और वहां से जाने लगता है। और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता, कुछ कुछ याद आता है। वो उनके पास वापस आते हैं। जिसे देख समर उससे, हनी क्या हुआ कुछ भूल गए क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, पर मैंने उस कैच वाले आदमी को देखा है। हनी उस पेपर की तरफ इशारा कर। वॉट? सच में? सुशांत उससे पूछता है। अयान उसे अपने पास आने कहता है। और उसे अपने बगल में बिठाकर, कहाँ देखा है तुम्हें इसे? उद्धरण चिन्ह। वो 1 साल पहले हमारे स्कूल हम विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करवाने कैंप पर एक छोटे से गांव में लेकर गई थी। वहीं मैं एक आदमी से टकरा गया था। उसके पास एक बैग था जो गिर गया था। वो उठाने में उसकी हेल्प करता। पर वो अचानक से गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा। और कहाँ हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां से जल्दी से निकल गया। उद्धरण चिन्ह। अयान उससे गांव की डिटेल्स लेता है। और ड्राइवर के साथ उसे घर भिजवा देता है। और फिर खुद आर्मी ऑफिस निकल जाता है। और वहां पहुंच अपने टीममेट को ऑफिस में बुलाता है। और उन्हें सारी बातें बताकर प्लानिंग करने लगता है कैसे उसे पकड़ा जाए। उनकी मीटिंग मिडनाइट तक चलती है। और वो कल सुबह निकलने का सोचते हैं। वो अब श्योर नहीं थे कि वो वहां होगा पर एक बार चेक करने जाना चाहते थे। पर पूरी प्लानिंग के साथ। फिर वो घर आता है। और देखता आज भी नैना सोफा पर सो रही थी। अयान ये देख अपने मन में, इसे कितने भी कह लो पर करना तो अपने मन का ही होता है। और उसे अपने गोद में उठाकर रूम में ले जाने लगता है। पर नैना भूखी थी इसलिए उसकी नींद खुल जाती है।
और वो अयान को देख उससे, आयु नानू को उतारो। उद्धरण चिन्ह। पर अयान उसकी नहीं सुनता और चलता रहता है। जिस पर नैना उससे, आयु नानू को उतारो। नानू ने अब तक खाना नहीं खाया है। नानू को भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान सुन जाता है और उसकी तरफ देख उससे, डिनर क्यों नहीं किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। नानू आयु के बिना कैसे खाती? ये सुन अयान उसे डाइनिंग एरिया में ले जाता है और एक चेयर पर बिठा देता है। नैना उठने लगती है। वो अयान उसे रोक, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। आयु खाना गर्म करने। नैना उससे, अयान उसे रोक, तुम्हें जरूरत नहीं है, सर्वेंट है ना? उद्धरण चिन्ह। पर उन्हें इतनी रात को डिस्टर्ब क्यों करना? नैना पाउट कर। वाइफी डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में अलग अलग सर्वेंट्स रहते हैं जिसकी उन्हें सैलरी भी मिलती है। नैना ये सुन शांति से बैठ जाती है। सर्वेंट्स खाना गर्म कर लाते हैं और उन्हें सर्वे करते हैं। दोनों एक ही प्लेट में खाने वाले थे। सतह ही खाने वाले इंसान दो थे, पर अयान खुद भी खा रहा था और नैना को भी खिला रहा था। डिनर होने के बाद अयान उसे रूम में ले जाता है और खुद फ्रेश होकर आता है। जब दोनों बेड पर लेटे हुए थे, अयान नैना से, वाइफी तुम्हें कुछ बताना है, पर तब जब तुम प्रॉमिस करो मेरी पूरी बात सुन रिएक्ट करोगी। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। अयान उससे, वो कल एक मिशन पर जाना है मुझे। सुबह जाऊंगा और कब तक वापस आऊं कह नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। सुन नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अयान की टेंशन होने लगते हैं। कहीं मिशन पर उसे चोट लग गई तो? पर वो उसे रोक नहीं सकती थी। आखिर देश की बात है, परियां का भी यही कर्तव्य होता है ना? वो उससे, ठीक है आप चले जाना। और वो उसे सीने पर सिर रख सो जाती है। अयान उसका सिर सहलाता है। वो जानता था नैना उदास है, पर वो इतनी समझदारी सिखा रही है ये सके भी वो खुश था। वरना वो उसे जाने से मना करती तो उसके लिए जाना मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह अयान निकलने से पहले नैना को उठाता है, पर वो उठती ही नहीं। अयान ये देख अपने आप से, अब उठ भी रही हो वाइफी? और बाद में नाराज हो जाओगी कि जाने से पहले मैं तुमसे मिल क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। पर अब वो लेट नहीं हो सकता था इसलिए नीचे चला जाता है। वही उसके जाते ही नैना की आंखों खुलती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे उसने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा हो। और था भी ऐसा ही उसने सपने में देखा था। अयान मिशन पर उसे बिना मिले गया और वहां मिशन पर उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी और वो खून से लटपट था। वो जल्दी से अपने आसपास देखती है। अयान वहां एनबीआईएन था, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। कहीं उसका सपना सच न हो जाए। वो बिना चप्पल पहने ही नीचे दौड़ती है। उसे अयान सोफा के पास खड़ा समर से कुछ बात करते हुए दिखता है। अयान की पीठ उसकी तरफ थी। नैना फुल स्पीड में भाग अयान के पास आती है और उसे पूछे से पकड़कर कसकर गले लगा लेती है। अयान नैना की छुअन पहचानता था भली भांति और महसूस कर सकता था कि नैना किसी चीज से डरी हुई है, इसलिए उसे इतने कसकर पकड़े हुए है। वो नैना की पकड़ खुद पर से थोड़ी ढीली कर टर्न होता है और नैना की बैक रब करते हुए, क्या हुआ वाइफी, इतनी डरी हुई क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। नैना उसे अपने सपने के बारे में बताकर परेशान एनबीयूएन करना चाहती थी, इसलिए कहती है, वो नानू को लगा आप उससे बिना मिले ही चले जाओगे इसलिए बस। उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हें उठाने को बहुत कोशिश की थी पर तुम उठी ही नहीं। अयान उसके बालों में उंगली घुमाते हुए, चलो ठीक है अब जाओ वरना मिशन के लिए लेट हो जाओगे। नैना उससे दूर होकर, अयान पहले उसके फोरहेड और फिर उसके होठों पर एक क्विक किस कर चला जाता है। नैना उसे बाय वेव करती है। समर अयान के जाने के बाद नैना से, एंजल अभी वापस जाकर तुम सो जाओ। वैसे भी तुम्हारा स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर ऑफ है, तुम थोड़ा लेट जाओगी तो भी चलेगा। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है और अपने रूम में जाकर अपने अपने बड़े से टेडी को बेड पर लिटाकर खुद उस पर सो जाती है। उससे अब भी अयान की खुशबू आ ही रही थी क्योंकि नैना रोज अयान को उस टेडी से गले लगवाती है। फिर वो वापस एक बार सपनों की दुनिया में डुबकी लगा देती है। क्या होगा नैना का सपना सच? चैप्टर 110 अयान को लगी गोली। नैना कॉलेज पहुंच जाती है। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वो बातें कर रहे थे, पर कुछ अलग था। कल से अंशुल और सोना ने बहस नहीं की थी। अंशुल और सोना की नज़र जैसे ही टकराती है, दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। सोना को याद करने लगती है,
फ्लैशबैक। नैना अपने लंबे ब्रेक के बाद बाहर आई थी तो वो सभी घूमने ट्राम्पोलाइन पार्क ग्रेविटी जोन गए थे। वहां अंदर जाते ही सभी उधर उधर कूदने लगते हैं। वहां अलग अलग राइड टाइप थी। नैना और वो सभी अलग अलग जगह पर जाते हैं। सोना की नज़र वहां एक जगह पर जाती है जहां एक राउंड नैरो पोल था और उस पर दो लोग खड़े थे और एक दूसरे को एक मोटी स्टिक से मारकर गिराने की कोशिश कर रहे थे। स्टिक के दोनों साइड पर एक स्पॉन्ज की लेयर थी। सोना ये देख शैतानी स्माइल के साथ अंशुल से, बंदर वहां चलते हैं, मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। अंशुल उस तरफ देखता है और वो देख सोना का मजाक उड़ाते हुए, चूहिया तू मेरे पहले वार में ही गिर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बंदर तेरी ये गलतफहमी है। इस बार मैं तुम्हें गिराऊंगी। उससे चैलेंजिंग टोन में। तो चलो चलकर ही देखते हैं। और फिर दोनों वहां जाते हैं और वो स्टिक लेकर दोनों एक दूसरे को गिरने की कोशिश करने लगते हैं। और एक वार करने के लिए सोना उसके पास आती है और उसे मारती है और ठीक उसी वक्त अंशुल भी उसे मरता है जिससे दोनों एक साथ गिर जाते हैं। पर ऐसे गिरते हैं कि सोना नीचे अंशुल ऊपर और उन दोनों के होठ एक दूसरे के होठों को टच हो रहे थे। वो बहुत सारे स्क्वायर स्पॉन्ज के बेचे गिरे थे तो किसी ने देखा नहीं पर दोनों ये महसूस कर फ्रीज हो चुके थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड्स बीत गए और अचानक से सोना उसे धक्का देकर उठ जाती है और फुल स्पीड में वहां से अंशी और नैना के पास जाती है। उसका चेहरा लाला हो चुका था सिर्फ उन 10 सेकंड की वजह से। वही अंशुल के चेहरे पर एक शर्मीली स्माइल थी। नैना और अंशी सोना का शर्मिला चेहरा देख उससे, सोना क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल की है। उद्धरण चिन्ह। वो वहां की एस बड़ी ई बहुत फास्ट है न इसलिए। और फिर वो उन्हें खींच दूसरी राइड में लेकर जाती है। फ्लैशबैक एंड। उस किस के बाद से सोना अंशुल से आंखें मिलाने में बहुत ही एम्बारेस करती हैं। वो सभी फिर अपने अपने लेक्चर्स अटेंड करने अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं। वही अयान अपनी टीम के साथ गांव में पहुंच गया। उन्होंने गांव वालों का गेट अप लिया था जिससे उन्हें उस आदमी को ढूंढने लगता है। वो वहां कुछ आदमियों से वो तेज दिखाकर उसके बारे में पूछता है। भाई साहब क्या आपने इस आदमी को देख है? उद्धरण चिन्ह। नहीं हमने नहीं देखा। पर तुम क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में? वो गांव वाला उससे। और ये हमारा रिश्तेदार है जो नाराज होकर कहीं चला गया पर कुछ दिन पहले हमें पता चला कि वो वहां है। बस इसलिए पूछ रहे हैं। अयान उससे। फिर वो कुछ और लोगों से पूछता है। तभी उससे एक आदमी टकराता है। अयान उसे गिरने से बचाता है। और फिर ये स्केच दिखाकर, भाई साहब आपने इस आमदी को देखा है? हाँ वो उस घर में रहता है। वहां। वो आदमी एक तरफ इशारा कर। अयान उस तरफ देखता है। वहां एक उसे मिट्टी का बना घर दिखाता है। वो उसे जैसे ही थैंक यू कहने के लिए मुड़ता है। वो आदमी वहां जा चुका था। ये सके उसे अजीब लगता है। पर वो फिर उस घर में जाता है अपने जूनियर के साथ जो यहाँ थे उसके साथ। वो उस घर के पास आते हैं। दरवाजे पर लॉक था जिसे देख अयान का जूनियर उससे सर लगता है। वो वहां से जा चुका है। उद्धरण चिन्ह। हैं और अंदर जाकर देखते हैं। उसने कोई सबूत छोड़ा ही होगा। और अयान उस दरवाजे को एक ही किक में तोड़ देता है। और वो सभी अंदर आ जाते हैं। वहां सामने दीवार पर मुंबई का मैप था जिसमें उन जगहों को हाईलाइट किया हुआ था जहां जहां बॉम्ब रखे थे उसने और सतह ही उन जगहों पर पिन भी लगाया हुआ था। वही एक तबके और बॉम्ब का स्केच, कुछ बॉम्ब बनाने का सामान और सतह में एक लैपटॉप था। एक जूनियर वो लैपटॉप ऑन कर लैपटॉप चेक करता है। पर उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि उस आदमी ने जाने के लिए लैपटॉप रीसेट कर दिया था साथ ही बैकअप तक डिलीट कर दिया। वो जूनियर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां रखे डस्टबिन को किक कर देता है। उस डस्टबिन में जो कचरा था वो बाहर गिर जाता है। अयान ये देख उससे, रिलैक्स, हमारे पास उसका एक्ट है हम उसे ढूंढ ही लेंगे। और तभी उसकी नज़र डस्टबिन से बाहर गिरी चीज पर जाता है जो एक बॉडी ग्लू था जो उन्होंने आर्मी बेस में अपनी नकली दाढ़ी और मच चिपकने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है। जिस आमदी ने उसकी हेल्प की थी उसने एक फुल स्लीव कुर्ता, जीन्स और सिर पर कैप पहनी थी। साथ ही उसके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी, मच और एक मसा भी था। और जैसे ही उसने उसे देखा था उसके चेहरे पर डर के भाव आ चुके थे जिसे उसने तब नोटिस नहीं किया था। साथ ही बोलते वक्त वो हकला रहा था और जल्दी वहां से जल्दबाजी में चला भी गया था।
ये सारी बातें लिंक कर अयान को समझ आ जाता है और वो अपने बाकी टीममेट को कॉल कर उन्हें सारे रास्ते ब्लॉक करने कहता है और साथ ही सारी गाड़ियां भी रोकने कहता है। एक भी गाड़ी गांव से बाहर न जा पाए, ये वार्निंग देकर वो कॉल रख देता है। उसके साथ जो लोग थे उनमें से एक उससे, सर आप रास्ते ब्लॉक क्यों करवा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, अभी बता नहीं सकता और यहाँ से चलो, अयान कहकर उस घर से बाहर जाता है। उसके पास आती बातें बताने का वक्त नहीं था। वो सभी भी उसके पीछे जाते हैं। जहां सारी गाड़ियों को रोक कर रखा हुआ था, वहां वो लोग पहुंच एक एक गाड़ी को चेक करने लगते हैं। वो चेक करते हुए एक बस के पास पहुंचते हैं। अयान अंदर जाता है। वो बस में आने के बाद सभी से, आप सभी को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगना चाहता हूं, पर नए साल पर एक टेररिस्ट ने कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया था, पर हम उसे रोक दिया। पर वो टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया और हम जानकारी मिली है वो इसी गांव में है। पूरा गांव ढूंढा, हम अब एक बार बाहर जाने वाला 8 गाड़ियां चेक कर रहे हैं, तो प्लीज कोऑपरेट करे। उद्धरण चिन्ह, और फिर अयान एक एक कर सभी के सीट पर जाते हुए उन्हें गौर से देखता है और उसे वो आदमी बस में दिख जाता है। वो आदमी भी अयान की नज़र अपने ऊपर महसूस कर चुका था, इसलिए पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपने बगल में बैठे इंसान सिर पर बंदूक रख देता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और सभी बस से बाहर भाग जाते हैं। अब बस में एयर वो टेररिस्ट जिसका नाम रियांश है, वो जिसके सिर पर रियांश ने गन रखी है, और अयान और उसके 2 आदमी। अयान उससे, देखो उसे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह, वैसे भी कुछ लोग क्या ही अच्छा करते हो, मुझे जाने दो वरना मैं उसे मार दूंगा। रियांश गन को लोड करता है। ये देख अयान सोचता है बस में लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो उसे बस से बाहर ले जाने की सोचता है। फिर उससे कहता है, ठीक है हम बाहर जाते हैं, तुम इसे लेकर बाहर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह, मुझे क्या पागल समझा है, मैं इसे लेकर तब बाहर आऊंगा जब तुम मेरे लिए एक कार तैयार करोगे। रियांश उसके सामने कंडीशन रखता है। ओके मैं तुम्हारे लिए कार लाता हूँ। अयान ये कहकर बस से बाहर जाता है अपने टीममेट के साथ और कार लाते हुए उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फिर कार की चाबी रियांश की तरफ उछलकर, ये लो कार की चाबी। उद्धरण चिन्ह, रियांश वो चाबी कैच करता है और उस आदमी के सिर पर बंदूक रखे हुए बाहर आता है और कार के पास आकर उस आदमी को धक्का देता है और अपनी बंदूक से अयान पर गोली चला देता है। कोई उसके इस वार के लिए तैयार नहीं था, पर सही टाइम पर अयान वहां से हट गया, पर गोली उसके कमर को छूकर निकल गई, जिससे अयान का टैक्सी से खून बहने लगता है। जैसे ही स्नेह उसके पास आते हैं, पर अयान अपने पास आने से मना कर रियाने को पकड़ने कहता है, क्योंकि वो कार चली ही नहीं थी। अयान ने कार के 2 टायर पंक्चर कर दिए थे। वो लोग जाकर रियांश को पकड़ लेते हैं और उससे उसकी गन छीन लेते हैं। अयान का लगातार खून बहे जा रहा था, पर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो उसे आर्मी बेस लेकर चलो, मैं इससे कुछ पर्सनली पूछताछ करूंगा। उद्धरण चिन्ह, सर आपका बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसका एक टीममेट उससे बोला, नहीं उसकी कोई जरूर नहीं है, अयान स्ट्रिक्टली कहता है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अयान को मना कर पाए। वो आर्मी बेस जाते हैं। अयान ने अपने कमर पर कपड़ा बांध दिया था, पर वो खून को बहने से रोक नहीं पा रहा था। सुबह को अयान की चिंता हो रही थी, पर उसके डर से कोई कुछ नहीं कह रहा था। आर्मी बेस में अयान रियांश को पूछताछ वाले रूम में लेकर जाता है और उससे सवाल करने लगता है, पर रियांश कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। अयान उस पर और प्रेशर बनाता, उससे पहले ही बहुत सारी ब्लड लॉस की वजह से अयान बेहोश हो जाता है। जल्दी से उसके टीममेट हुए आर्मी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही नैना का आज एक्स्ट्रा लेक्चर था, क्योंकि जल्दी 26 जनवरी के प्रोग्राम की तैयारियां शुरू होने वाली थी, तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस। लेक्चर के बीच में अचानक नैना को बहुत ही बेचैनी महसूस होती है। उसके मन में अचानक से सपने में जो देखा था वो आने लगता है। वो अयान को कॉल करने के लिए फुल स्पीड में प्रोफेसर पर बिना ध्यान दिए क्लासरूम से बाहर चली जाती है। क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट, पोडियम पर खड़े पढ़ा रहे प्रोफेसर सभी हैरान हो जाते हैं। ये लेक्चर नैना, अंशी और सोना का सेम था। वो दोनों उसे ऐसे जाते देख उसके पूछे जाते हैं। प्रोफेसर चिल्लाते रह जाते हैं,
पर तीनों भी क्लासरूम के बाहर चली जा चुकी थी। प्रोफेसर नामे सिर हिलाते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वही नैना यूनिवर्सिटी के गार्डन में आकर अयान को कॉल लगाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार पर अयान उठाता ही नहीं है। वो समर को कॉल करती है। वो उसका कॉल उठा लेता है। नैना उसके कॉल उठाते ही, समर भाई अयू कॉल नहीं उठा रहा है नानू का। आप मिलिट्री ऑफिसर को कॉल कर पूछो ना क्या हुआ है। अगर वो कुछ ना बताए तो मैं नानू को कॉल करूंगी। और आयु के बारे में पूछोगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं एंजल, मेरी अभी बात हुई है अयान भाई से। वो अभी इन्वेस्टिगेशन रूम में हैं। इसलिए कॉल नहीं उठा रहे हैं। देखना जैसे ही वो बाहर आएंगे तुम्हें ही सबसे पहले कॉल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। नैना का दिल अब भी बेचैन था। अंशी और सोना आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। नैना पीछे मुड़ती है। अंशी उससे, क्या हुआ डॉल, ऐसे बीच लेक्चर से खुद क्यों आ गई? उद्धरण चिन्ह। वो नानू का दिल बहुत बेचैन हो रहा है। बस इसलिए आ गई खुली हवा में। नैना उनसे कहती है। फिर वो वापस क्लासरूम में जा तो नहीं सकते थे इसलिए वही बैठे रहते हैं। लेक्चर्स ओवर होने के बाद अपना बैग लेकर निकल जाते हैं घर के लिए। वही अयान हॉस्पिटल में था। उसे खून चढ़ाया जा रहा था। नाना जी उसके पास बैठे हुए थे। समर और सुशांत खड़े थे। डॉक्टर के आने पर नाना जी उनसे पूछते हैं, डॉक्टर अयान को होश कब तक आएगा? उद्धरण चिन्ह। खून चढ़ चुका है। बस उन्हें कमजोरी महसूस हो सकती है उठने के बाद, और उन्हें होश कुछ घंटों में आ जाएगा। क्योंकि हमने उन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया है। क्योंकि उन्होंने हम स्ट्रिक्टली मना किया है। डॉक्टर के कहने पर नाना जी ना में सिर हिला देते हैं।